नमस्कार मित्रों, आज हम काव्य शास्त्र में कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी को देखने वाले हैं, जो नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम में लगा हुआ सिलेबस में है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जो हिंदी से संबंधित हैं उसमें आता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी की संपूर्ण समीक्षा देखते हैं। और एक बात, जो इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ मिल जाएगा हिंदी से संबंधित प्रायः सभी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। और पुराना वीडियो भी यहाँ पे डला हुआ है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र का लगभग पूरा हो चुका है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए सैमुअल टेलर कॉलरिज को देखते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म सन 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ये जन्म का सन जो याद रखिए, क्रम वाले में अक्सर पूछता है काव्य शास्त्र में। ये एक प्रतिभा संपन्न कवि और समालोचक के रूप में विख्यात थे। एक समालोचक भी थे। ये प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र तथा सहयोगी भी थे और दोनों ने एक साथ लिरिकल बैलेट्स लिखा था, पता ही होगा आप लोगों को, तो दिया भी है। दोनों के सहलेखन से संकलित काव्य संग्रह लिरिकल बैलेट्स 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें दोनों कवियों की कविताएं संकलित है। लिरिकल बैलेट्स 1798 याद रहेगा, और इसमें किसी किसी कविताएं संकलित हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की। इनकी गद्य रचनाओं में कॉलरिज की गद्य रचनाओं में बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी, द फ्रेंड 1817 ईस्वी, क्योंकि अभी ये इनका भी क्रम पूछ देता है रचनाओं का, और रचनाएं भी पूछ रहे हैं एग्जामों में, तो आप लोग रचनाएं भी याद करते चलिए। एक तो हो गया बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी और द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एज टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी, और है कंफेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी मुख्य है। जो मुख्य है उसी को यहाँ पे दिया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए उनसे असहमति व्यक्त की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया में मतलब कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की आलोचना की है। और किस बात के लिए किया था? वर्ड्सवर्थ ने माना था ना कि गद्य और पद्य की भाषा समान होनी चाहिए, उसी का इन्होंने खंडन किया था कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की। कॉलरिज ने कवि प्रतिभा के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हुए लिखा है कि देखिए ये कथन आ सकता है। कवि प्रतिभा के बारे में क्या कहा है कॉलरिज ने? कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, इच्छा उसका वस्त्र है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा जो सर्वत्र और प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। एक बार फिर देखते हैं। कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, इच्छा उसका वस्त्र है और गति उसका जीवन और कल्पना उसकी आत्मा जो सर्वत्र और प्रत्येक में है। तो कल्पना को आत्मा माने हैं और गति को जीवन, याद रखिएगा, और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। आगे चलेंगे। कॉलरिज का मत है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का निर्माण अंग मिलकर करते हैं, उसी प्रकार भाव, अर्थ, बिंब, अलंकार, छंद आदि मिलकर काव्य की सृष्टि करते हैं। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के मुख्य निम्न बातों को देख लेते हैं। कल्पना शक्ति हृदय और बुद्धि, अंतर जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है। जो कल्पना शक्ति होती है वो हृदय और बुद्धि का समन्वय करती है। तथ्यात्मक वाले क्वेश्चन में चार क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें कौन सा कथन नहीं है कार्य से संबंधित, तो याद रखिए। कल्पना शक्ति हृदय और बुद्धि अंतर जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है तथा इसके द्वारा विचार भी सरल हो जाता है कल्पना के द्वारा। और कल्पना ही काव्य हृदयग्राही, मर्म स्पर्शी और सजीव बनता है। कल्पना द्वारा ही काव्य क्या बनता है? हृदयग्राही, है ना, हृदय से ग्रहण करने योग्य, मर्म स्पर्शी और सजीव बनता है। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सर्जनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत दर्शन एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। कॉलरिज ने कल्पना के दो प्रकार माने हैं, आद्य या मुख्य कल्पना, याद रखिए,
या इसी को प्राथमिक कल्पना कहते हैं, और गौड़ या विशिष्ट कल्पना। आद्य या मुख्य कल्पना, प्राथमिक कल्पना याद रहेगा, दूसरा है गौड़ या विशिष्ट कल्पना। कार्निश के अनुसार विशिष्ट कल्पना केवल कलाकारों में पाई जाती है, जनसाधारण में नहीं। तो दो बताए हैं, है ना। तो जो विशिष्ट कल्पना है दूसरे नंबर का, वह केवल किस में पाई जाती है? जो कलाकार होते हैं उनमें पाई जाती है। प्राथमिक कल्पना सहज रूप से बोधों को व्यवस्थित करती है, विशिष्ट कल्पना का प्रयोग सजग रूप में किया जाता है। और जो प्राथमिक कल्पना वो सहज रूप में होता है और विशिष्ट कल्पना को सजग रूप में किया जाता है। कल्पना विभिन्न तत्वों का एकीकरण करने वाली मानसिक शक्ति है। विभिन्न तत्वों का एकीकरण करने वाली क्या है? मानसिक शक्ति। यह विरोधों का सामंजस्य एवं संतुलन भी करती है। क्या? कल्पना। कार्निश ने प्रकृति और जीवन के यांत्रिक अनुकरण को प्रकृति की चोरी कहा है। देखिए, याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कार्निश ने प्रकृति और जीवन के यांत्रिक अनुकरण को क्या कहा है? प्रकृति की चोरी कहा है, और कवियों को उससे बचने का परामर्श दिया है। तो पूछा जा सकता है कि प्रकृति और जीवन के अनुकरण को प्रकृति की चोरी किसने कहा है और कवियों को उससे बचने के लिए परामर्श दिया है? पूछा जा सकता है ना। आगे है, कार्निश प्रतिभा को प्रज्ञा से ऊंचा मानता है, उसी प्रकार कल्पना को वह ललित कल्पना से भी श्रेष्ठ मानता है, यह समझता है। कलाकार प्रकृति की नकल न करके उसका पुनः सृजन अपनी भावना के अनुसार करता है। इस प्रकार वह प्रकृति को और भी सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। यह हूबहू नकल यह भी नहीं करता, उसका पुनः सृजन करता है, और क्या करता है? अपने भावना के अनुसार वह प्रस्तुत करता है। कल्पना पदार्थ और मन के बीच अंतर को मिटाती है। कलाकार कल्पना के द्वारा जीवन का सजीव रूपांतरण और सृजन करता है। कार्निश के अनुसार कल्पना आत्मिक होती है, जबकि ललित कल्पना यांत्रिक होती है। कल्पना क्या होती है? ललित कल्पना यांत्रिक होती है, ठीक है, और कल्पना जो होती है वो आत्मिक होती है। कल्पना का संबंध आत्मा और मन से है, जबकि ललित कल्पना मस्तिष्क से संबंधित है। याद रखिएगा, कल्पना सृजन है और ललित कल्पना पुनः प्रस्तुति है उसका। इस प्रकार कार्निश की कविता और कल्पना के संबंध में जो विचार प्राप्त होते हैं वे महत्वपूर्ण और मौलिक हैं। तो ये हो गया कार्निश जी का कल्पना सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।